हेलो स्टूडेंट्स। अपन जो लास्ट क्लास थी, अपन ने लास्ट क्लास की जो वीडियो लेक्चर था उसमें देखा था अभिक्रिया वेग और उसकी इकाइयां देखी थी। अब जो हमारा लेक्चर होगा उसमें अपन क्या पढ़ेंगे? वेग नियम। देखो कुछ टर्मिनोलॉजी है, ध्यान से सुनना। वेग नियम, उसके साथ क्या पढ़ेंगे अपन? अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और क्या पढ़ेंगे? अणु संख्यता। देखना ध्यान से। हमारे पास इस चैप्टर में, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे क्या? देखेंगे वेग नियम, जिसे हम क्या बोलते हैं? रेट लो। दूसरा क्या देखेंगे? अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और तीसरा देखेंगे अणु संकेता, जिसे हम बोलते हैं मोलिकुलरिटी। ठीक है। तो हमारे पास जो बोर्ड के ऊपर जो तीन नाम दिख रहे हैं आपको, वेग नियम, अभिक्रिया की कोटि और अणु संकेता, इन्हें हमें समझना होगा। और इस चैप्टर का जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो यहाँ पे जाके खत्म हो जाता है। अगर आपको वेग नियम, अभिक्रिया की कोटि, अणु संकेता, इनका बेसिक अगर आपको समझ में आ जाता है तो आगे वाले चैप्टर के अंदर जो आपका पार्ट होगा वो सारा का सारा इनसे रिलेटेड है। तो हम स्टार्ट करते हैं किससे? वेग नियम से। चलो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं पहले अपने पास। हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेना, उस एग्जाम्पल से समझना है, ध्यान से देखना। मैंने क्या लिखा कि हमारे पास कोई अभिक्रिया हो रही है 2A+B, और ये अभिक्रिया जा रहा है किसके अंदर? उत्पाद बना रहा है। हमने क्या कहा कि हमारे पास एक रिएक्शन हो रही है जिसमें अभिकारक 2A+B उत्पाद के अंदर बदल रहा है। तो लास्ट चैप्टर में अपन ने कुछ ऐसा नाम पढ़ा था, द्रव्य क्रियानुपाती नियम। क्या पढ़ा था? द्रव्य क्रियानुपाती नियम। और इस द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम की बात की जाए तो हम क्या कहते हैं कि द्रव्य क्रिया अनुपाती नियम ये बोलता है कि अगर आप किसी भी विक्रिया की दर की बात करते हैं, अगर आप किसी भी विक्रिया की दर की बात करते हैं, तो उस अभिक्रिया की जो दर होगी वो निर्भर करती है किसके साथ? अभिकारकों की सांद्रता के साथ। तो यहाँ अभिक्रिया की दर जो होगी वो समानुपाती होती है किसके? जरा याद करो, हमने कहा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है वो क्या होता है? अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो द्रव्य क्रियानुपाती नियम के हिसाब से R समानुपाती, अभिकारक कौन है? A, और इसके ऊपर घातांक कितना लगा हुआ? देखो इसका स्टाइकोमेट्री गुणांक कितना है? 2, तो A की घात 2 आ जाएगा। दूसरा अभिकारक कौन है? B, और इसका कितना घातांक आ जाएगा? 1। जैसे समानुपाती हटाएंगे तो क्या आएगा? R बराबर आ जाएगा K, A की स्क्वायर और B का आ जाएगा घात 1। ये जो हमारे पास निकल के आया है वो किससे निकल के आया है? द्रव्य क्रियानुपाती नियम से। और ये जो नियम था वो कैसा था? सैद्धांतिक, मतलब थ्योरेटिकल। उसने केवल बोला था, लेकिन ये जो नियम था वो सभी रिएक्शन के ऊपर लागू नहीं होता है। देखना क्यों? ये तो हम किसकी बात कर रहे हैं? द्रव्य क्रियानुपाती नियम के अंदर। लेकिन हम जब वास्तविकता की बात करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं, एक्सपेरिमेंट, तो बाय एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग करते हैं, तो प्रयोग में क्या हुआ? हमने देखा कि पहली बार में जब हमने क्या किया कि ए अभिकारक की सांद्रता को दोगुना किया। जब हम प्रैक्टिकल कर रहे थे तो हमने क्या देखा कि जब अभिकारक ए की सांद्रता, जब अभिकारक ए की सांद्रता, सुनना ध्यान से, दोगुनी करते हैं, सांद्रता दोगुनी करते हैं, तो अभिकारक ए की सांद्रता हमने दोगुनी की, तो हम देखते क्या है प्रैक्टिकल के अंदर? जब हम प्रयोग कर रहे होते हैं तो हम अभिकारक की ए की सांद्रता जैसे ही दोगुनी करते हैं तो हमें मिलता है कि अभिकारक, वो अभिक्रिया का वेग करते हैं तो अभिक्रिया वेग दो गुना हो जाता है। कितना हो गया? दो गुना हो जाता है। तो बताना जरा क्या होगा? आपने अभिकारक ए को दोगुना किया तो अभिक्रिया वेग भी कितना हो रहा है? दोगुना हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती किसके है? अभिकारक ए की सांद्रता के। और यहां कितनी घात के समानुपाती होगा? 1 के। क्योंकि अगर आप इसको दोगुना कर रहे हैं तो ये कितना गुना होगा? दो गुना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे दो गुना करोगे तो इसकी घात कितना है? 1 है। इसका मतलब कितना आएगा? 2 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप ए की सांद्रता दोगुनी कर रहे हैं तो अभिक्रिया का वेग भी कितना हो रहा है? दो गुना। मतलब ए जो अभिकारक है उसकी सांद्रता की घात कितनी लग रही है? 1। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा, जब आप क्या करते हैं बी की सांद्रता, बी की सांद्रता दुगुनी करते हैं, सांद्रता दुगुनी करते हैं, तो क्या होता है? अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाता है। तो अभिक्रिया वेग 4 गुना हो जाता है। कितने गुना हो गया? 4 गुना। तो क्या होगा? आर समानुपाती क्या हो जाएगा? बी अभिकारक की सांद्रता। आपने 2 गुना किया और ये कितना हो रहा है? 4 गुना। मतलब यहां कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा।
देखो आपने ए की सांद्रता को चेंज किया तो हमने क्या कहा कि दोगुना करने पर दो गुना हो रहा है, इसका मतलब ए के सापेक्ष कितना आ रहा है, उस घात एक आ रहा है। अगर आप बी को दोगुना करते हैं तो कोटि वे कितना हो रहा है, 4 गुना, मतलब बी के सापेक्ष कितनी आ रही है घात, 2 आ रही। अगर इन दोनों को मैं एक साथ मिला के लिखूं तो हमारे पास क्या होता है, आर समानुपाती हो जाएगा। यहाँ पे अभिकारक ए की सांद्रता की घात 1 आ रहा है और यहाँ अभिकारक बी की सांद्रता की घात कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यहां समानुपाती आ रहा है और जब भी किसी समानुपाती को हम हटाते हैं तो क्या आएगा, कोई ना कोई नियतांक। तो क्या लिख देंगे अपन यहाँ पे, आर बराबर के ए की सांद्रता की घात 1 और बी की सांद्रता की घात कितना आ गया हमारे पास, 2 आ जाएगा। लेकिन ये जो समीकरण है वो समीकरण हमें कहां से मिली है, प्रैक्टिकल द्वारा मिली है। ये प्रैक्टिकल मेजरमेंट है और ये कौन सा नियम हमारे पास है, द्रव्य क्रियानुपाती नियम के बात जो कह रहा है उसके हिसाब से। तो देखो जरा, यहाँ पे ए की सांद्रता हो रही है वो एक के सापेक्ष बदल रही है और यहाँ एक सांद्रता किसके सापेक्ष, 2 के सापेक्ष। यहाँ बी की घात कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ जो ए की सांद्रता है उसके ऊपर जो 1 लिखा हुआ है वो उसकी कोटि को बताता है। किसको बताता है, कोटि को। एक बार आप समझो कि हम एक बार याद रखो कि किसको बताता है, ये कोटि को। आगे पढ़ेंगे अपन क्या होती है कोटि। मैंने कहा कि ए जो अभिकारक है यहाँ इसकी कोटि कितनी बता रहा है, ये 2 बता रहा है और इस वाले समीकरण में ए की कोटि कितनी बता रहा है, 1 बता रहा है। यहाँ बी की कोटि 1 बता रहा है, यहाँ बी की कोटि 2 बता रहा है। तो हम किसको मानेंगे, ये तो सैद्धांतिक है, ये कौन सा है, प्रैक्टिकल मेजरमेंट है, प्रायोगिक मेजरमेंट है। तो कौन सा मान सकते होता है, ये वाला। कौन से वाला, प्रायोगिक वाला। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो समीकरण आया है वो समीकरण वास्तविकता को दर्शाता है कि अभिक्रिया किस दर से हो रही है, ए अभिकारक की सांद्रता कैसे बदलती है, बी अभिकारक की सांद्रता कैसे बदलती है। और ये जो बताता है इसे हम क्या बोलते हैं, वेग समीकरण बोलते हैं, या फिर क्या बोलेंगे अपन, प्रायोगिक वेग नियम। क्या बोलेंगे, प्रायोगिक वेग नियम या वेग समीकरण, या फिर क्या बोलते हैं, रेट लो। बात समझना। हमने क्या कहा कि हमारे पास ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको हमने क्या कहा कि हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट में जो अभिकारक है उनकी जो वास्तविक सांद्रता परिवर्तित हो रही है उसको दर्शाया गया है। ए अभिकारक जो है उसकी सांद्रता एक की कोटि के सापेक्ष और बी जो उसकी 2 की कोटि के सापेक्ष बदल रही है। तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ए का स्टोइकोमेट्रिक गुणांक 2 है, बी का स्टोइकोमेट्रिक गुणांक 1 है। मतलब हम ये सोचते हैं कि जो दिख रहा है वो सत्य है, लेकिन हम जानते हैं जो दिखता है वो हमेशा सही हो जरूरी नहीं है। क्योंकि इस अभिक्रिया में आपको दिख रहा है कि अभिकारक के 2 मोल हैं और यहाँ पे बी अभिकारक का 1 मोल है। जब हम समीकरण लिखेंगे तो यहाँ पे ए की घात में 2 आ रहा था और यहाँ पे बी की घात में 1, मतलब ए के सापेक्ष कोटि 2 और बी के सापेक्ष कोटि 1 आ रही है। लेकिन वास्तविकता क्या है, वेग नियम के हिसाब से हमें क्या मिलता है कि ए के सापेक्ष कोटि 1 मिलती है और बी के सापेक्ष कोटि 2 मिलती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रायोगिक वेग नियम। और ये हमने क्या कहा था, जो सर के ऊपर हम तो क्या लगाते हैं, टोपी लगाते हैं और यहाँ क्या लगाते हैं, कोटि लगाते हैं। किसी भी कारक की सांद्रता जो लिखते हैं उसके ऊपर जो लगता है वो क्या होती है, यहाँ पे कोटि होती है। तो ये होता है हमारे पास क्या, प्रायोगिक वेग समीकरण। बात समझ में आ गई ना। तो वेग नियम में हम किसको लेते हैं, वेग नियम में हम किसको लेते हैं, जरा ध्यान से समझना। यहाँ ए की सांद्रता के ऊपर 1 आ रहा है, मतलब ए की कोटि 1 आ रही है, यहाँ पे बी की कोटि कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ये हो गया कि अभिकारक की जो वास्तविक सांद्रता बदलती है वो किसमें आती है, हमारे पास वेग नियम में। ठीक है, चलो मिटा देते हैं। अपन थोड़ा इसको थोड़ा आगे समझते हैं। तो वेग नियम के अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो अभिकारक भाग ले रहे हैं तो अभिकारकों की जो वास्तविक सांद्रता बदल रही है, अगर सांद्रता में परिवर्तन होगा तभी तो क्या होगा, वेग में परिवर्तन होगा। तो वास्तविक सांद्रता जो होती है वो किसमें भाग लेते हैं, हमारे पास प्रायोगिक वेग नियम के अंदर। तो ये था हमारे पास वेग नियम। एक एग्जांपल और लेते हैं, उससे समझते हैं कि हम कैसे अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करते हैं। तो देखना, ये एग्जांपल हमारे पास वापस हो गया, 2a अभिकारक प्लस b जा रहा है किसके अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, उत्पाद के अंदर जा रहा है। तो वेग नियम के हिसाब से किससे लेते थे हम, वेग नियम से। तो वेग नियम से r समानुपाती हो जाएगा a, अभिकारक a, और दूसरा कौन सा अभिकारक, b। अब बताना, दिख रहा है कि a के पास 2 मोल है और ये भी दिख रहा है कि b के पास 1 मोल है। तो जो दिखता है वो होता नहीं। जरूरी नहीं कि a की कोटि जो हो वो कितनी हो, 2 हो।
जरूरी नहीं है कि बी की कोटि कितनी हो, एक हो। तो हम क्या मान लेते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, तो ए के सापेक्ष कोटि x मान ली और बी के सापेक्ष कोटि मैंने क्या मान ली, y मान ली। तो यहां से जब समानुपाती हटाएंगे तो क्या जाएगा, क्या आ जाएगा। तो r बराबर के ए की सांद्रता की घात x और बी की सांद्रता की घात कितनी आ जाएगा, y आ जाएगा। तो यहाँ पे R4 क्या होता है, R4 रेट, रेट बोले तो दर, और दर बोले तो क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। कौन है ये, वेग नियम या वेग समीकरण। यहाँ के क्या हो गया, समानुपाती नियतांक हो गया, या फिर क्या हो गया हमारे पास, वेग नियतांक हो गया। यहाँ जो a है वो a क्या होगा हमारे पास, कौन है बताओ। देखिए यहाँ a जो है वो कौन है, अभिकारक a की सांद्रता हो जाएगी। ये वाला जो किसको दर्शाता है, अभिकारक a की सांद्रता, अभिकारक a की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट a। और ये जो b है वो क्या दर्शाता है, अभिकारक b की सांद्रता। ठीक है, यहां जो x है और यहां जो y है, तो x क्या दर्शा रहा है, a अभिकारक के ऊपर x लिखा हुआ है, इसका मतलब x क्या दर्शा रहा है, a अभिकारक की कोटि या a के सापेक्ष कोटि। क्या दर्शा रहा है, a के सापेक्ष कोटि। और ये जो b है वो b क्या दर्शा रहा है, सॉरी जो y है वो y क्या दर्शा रहा है, b के सापेक्ष कोटि। क्या दर्शा रहा है, b के सापेक्ष कोटि। यहां जो कोटि होती है उस कोटि का मान धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य तीनों हो सकते हैं। अपन आगे देखेंगे कि धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कैसे होता है। तो हमने क्या कहा कि x जो है वो a के सापेक्ष कोटि है और y है वो किसको बता रहा है, b के सापेक्ष कोटि। अगर मैं यहाँ पे x और y दोनों घातों को जोड़ देता हूं तो आपने पढ़ा था वेग नियतांक की इकाई में कि इन दोनों का योग किसके बराबर होता है, n के बराबर। ये अभिकारक a के सापेक्ष कोटि होती है x, y जो होता है क्या होता है, अभिकारक b के सापेक्ष कोटि होती है। लेकिन अगर हम x प्लस y की बात करें तो वो किसके बराबर होता है, n, जो क्या होती है, अभिक्रिया की कुल कोटि होती है। क्या होता है हमारे पास, अभिक्रिया की कुल कोटि। बात समझ में आ गई ना। तो यहां इस समीकरण के अंदर हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो a अभिकारक है इसकी जो कोटि है वो कोटि x है और b अभिकारक की कोटि क्या है, y है। मतलब यहां पर हमें ये नहीं पता है कि किस अभिकारक की कोटि कितनी है, क्योंकि कोटि जो होती है ना वो कोटि हमेशा किससे निकालते हैं अपन, वेग समीकरण से निकालते हैं। और वो एक समीकरण जो होता है वो हमें किससे मिलता है, प्रैक्टिकल से मिलता है। हम जब प्रयोग करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को हम किसके अंदर लिखते हैं, वेग समीकरण में। और उसी ही हम किसका पता चलता है, किसका पता चलता है, अभिक्रिया की कोटि का पता चलता है। यहां जो आपने अभिकारक ले रखे हैं, चलो अब एक काम करते हैं, सांद्रता एक ले लेते हैं। अभिकारक A की सांद्रता किसके बराबर हो, अभिकारक B की सांद्रता के, और इसका मान हम कितना ले लेते हैं, 1। अगर अभिकारक A और अभिकारक B दोनों की सांद्रता कितनी ली जाए, इकाई ली जाए, कितनी ली जाए, इकाई। तो क्या होगा, अभिक्रिया का जो वेग होगा वो बराबर हो जाएगा इसके, के। अभिकारक A की सांद्रता 1 है और यहाँ कितनी है, 1 है। 1 के ऊपर आप कितनी भी घात लगाओ तो हमेशा क्या आएगा, आंसर 1 आएगा। तो यहाँ क्या आ गया हमारे पास, R इक्वल टू हो गया K। मतलब अभिक्रिया का वेग जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, दर नियतांक के बराबर हो गया। या इसे क्या बोल सकते हैं अपन, विशिष्ट अभिक्रिया वेग बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, वेग नियतांक बोल सकते हैं। तो हमने क्या कहा कि यदि अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ध्यान से सुनना, यदि अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी अभिकारकों की सांद्रता इकाई कर दी जाए तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, अभिक्रिया का वेग वेग नियतांक या दर नियतांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग के बराबर होगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया में जितने भी अभिकारक भाग ले रहे हैं, अगर उनकी सांद्रता इकाई, यूनिट या एक कर दी जाए तो अभिक्रिया का वेग ही क्या कहलाता है, आपका विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाता है। क्या होगा, अभिक्रिया का जो वेग होगा वही क्या कहलाएगा, आपका विशिष्ट अभिक्रिया वेग कहलाएगा। सुनना भी ध्यान से, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपने कहा कि ये कैसे पता नहीं चला हमें कि अभिक्रिया की कोटि है वो अलग अलग होती है या अभिक्रिया की कोटि है वो कैसे हम डिफाइन करते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से लेते हैं। हमने जब चैप्टर की शुरुआत की थी तो चैप्टर की शुरुआत में आपने कहा था कि अभिक्रिया जो होती है वो वेग के आधार पर हम सामान्यतः 3 प्रकार की बोलते हैं। एक वो होती है जो बहुत तेज गति से होती है, एक वो होती है जो धीमी गति से होती है, और एक वो होती है जो बहुत धीमी गति से होती है। हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था वहां पे कुछ इस तरीके से, CH3COO C2H5। इसका नाम क्या होता है, ये वाला पोर्शन क्या है, एथिल।
तो इसे हम क्या बोलते हैं, एथिल एसीटेट, फॉर्म और एसिड। और इस एथिल एसीटेट का अगर मैं क्या कराता हूं, जलीय अपघटन करवाते हैं, जल अपघटन, तो ये जल की उपस्थिति में क्या हो जाता है, टूट जाता है। किसके अंदर टूटता है, देखना, CH3 COOH प्लस क्या हमारे पास C2H5OH, कुछ इस तरीके से बनेगा हमारे पास। तो यहां जो हमारे पास उत्पाद बना है, इस अभिक्रिया में हम क्या करेंगे, अगर मैं क्या निकालूंगा, अभिक्रिया का वेग निकालूंगा, तो द्रव्य क्रियानुपाती नियम तो क्या कहेगा कि अभिकारक के दो भाग ले रहे हैं तो दोनों के समानुपाती हो जाएगा। लेकिन हम अगर क्या निकालें, वेग समीकरण लिखें, इसके लिए क्या लिखें, वेग नियम द्वारा वेग समीकरण लिखेंगे, तो क्या होगा, आर समानुपाती। हमें कुछ इस तरीके से डाटा मिलते हैं कि आर जो अभिक्रिया का वेग होता है वो समानुपाती होता है CH3COO-C2H5 की सांद्रता 1। मतलब यहां जो अभिकारक एथिल एसीटेट भाग ले रहा है उसकी सांद्रता की कोटि कितनी होती है, 1। और इसमें जो H2 भाग ले रहा है, इस H2 के सापेक्ष कितनी कोटि होती है, 0। मतलब केवल इस अभिक्रिया में केवल और केवल अभिक्रिया का वेग जो है वो किसके साथ बदल रहा है, एथिल एसीटेट के साथ बदल रहा है। ध्यान से सुनना, मैंने कहा एक एग्जांपल समझना छोटा सा। मैंने कहा आपके पास एक समुद्र है, आपके पास तो समुद्र कहां से होगा, समुद्र तो जहां होते वहीं होगा। मान लो कि आप समुद्र के पास खड़े हैं, समुद्र में आपने क्या कर दिया, एक दाना चीनी का मिला दिया। ध्यान से सुनना बात को, कि समुद्र है, समुद्र में होता है क्या, पानी, खारा पानी होता है। तो मैंने कहा समुद्र में आपने जैसे ही एक दाना पानी चीनी का मिलाया, तो क्या चीनी का दाना मिलाने पर समुद्र के जो खारेपन की सांद्रता है, क्या उसमें कोई परिवर्तन होगा क्या, तो क्या कहोगे, कोई सोच रहा है क्या तुम में से मीठा हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। हमने कहा कि उस समुद्र का जो पानी है, उस पानी में अगर आप एक दाना या दो दाना, चार दाना, पांच दाना अगर चीनी के मिलाते हो, तो उससे समुद्र के पानी का जो खारापन है उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ क्या कह रहे हैं कि इस अभिक्रिया में वो अभिकारक जिसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसका वो होता है, वो अभिक्रिया के वेग के अंदर सम्मिलित नहीं करते हैं। यहाँ जो जल होता है वो जल क्या होता है, बहुत ज्यादा आधिक्य में होता है। अरे समुद्र में पानी क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, और उस ज्यादा में जो पानी का जो खारापन होता है उसमें आपने दो या चार दाने चीनी मिला दिए तो समुद्र के पानी के खारेपन में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसका मतलब यहाँ क्या है, इस अभिक्रिया में जो जल ले रखा है वो जल क्या होता है, बहुत आधिक्य में होता है। सीधी सी बात ये है कि यहाँ पे जल की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता, और अगर सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा तो अभिक्रिया का वेग भी परिवर्तित नहीं होगा। जिसको समझ में नहीं आया तो हमने कहा था आर क्या होता है, दर क्या होती है, सांद्रता में परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन। तो जब तक किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन नहीं होगा तो अभिक्रिया के वेग में भी परिवर्तन नहीं होगा, और जब अभिक्रिया के वेग में परिवर्तन नहीं होगा दैट मीन्स उस अभिक्रिया का वेग उस अभिकारक पर निर्भर नहीं करेगा। तो यहां भी क्या है, दो अभिकारक है, एथिल एसीटेट और क्या है हमारे पास, जल। तो यहां जल क्या है, आधिक्य में है, किसमें है, आधिक्य में। तो इस अभिक्रिया का जो वेग होता है वो केवल और केवल क्या होता है, एथिल एसीटेट की सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है। बात समझ में आई ना, लेकिन जल की सांद्रता के ऊपर निर्भर नहीं करता। समझ में आ गई। तो अगर मैं आपको ये पूछूं कि आपको अगर ये बोले कि आप दर नियम को क्या लिखोगे, मतलब दर नियम आप कैसे परिभाषित करोगे, तो क्या कहोगे, दर नियम क्या होता है। हमने कहा कि प्रैक्टिकली जो मेजरमेंट होता है, जो हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उस एक्सपेरिमेंट से जो वैल्यू आती है उस वैल्यू को ही हम किसके अंदर डिफाइन करते हैं, दर नियम के अंदर डिफाइन करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, इस नियम के अनुसार जो जो वेग नियम होता है, इस नियम के अनुसार क्या होता है, इस नियम के अनुसार अभिक्रिया का जो वेग होगा वो अभिकारकों की सांद्रता के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। क्या होगा, अभिक्रिया का जो वेग होगा वो अभिकारकों की सांद्रता के, अभिकारकों की सांद्रता के सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। समझ में आ गया। अब ये सक्रिय द्रव्यमान क्या होता है आप जानते हैं, अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं, आपके कौन सी क्लास में, 11वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या होगा, अभिक्रिया का वेग जो होता है वो अभिकारकों की सांद्रता के सक्रिय द्रव्यमान के, सीधी सी बात ये कह सकते हैं कि अभिक्रिया का वेग केवल उन्हीं अभिकारकों पर निर्भर करेगा जिनकी सांद्रता समय के साथ क्या होती हो, बदलती हो। तो ये वेग नियम हमें समझना जरूरी था ताकि हमें ये पता रहे कि हम
अभिक्रिया की कोटि कैसे निकालते हैं, या अभिक्रिया की कोटि निकालने के लिए हमें सबसे पहले कहां से होकर गुजरना पड़ेगा, वेग नियम से। मैंने कहा कोई अभिक्रिया ने कहा कि सर मेरी कोटि बताओ आप, तो हम उसके लिए पहले क्या बोलेंगे, अपना वेग नियम दिखाओ, वेग समीकरण दिखाओ और कोटि जानो। बात करते हैं किसकी, अभिक्रिया की कोटि, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सुनना ध्यान से, हमने अभी भी कहा था कि अगर आप किसी अभिक्रिया की बात करते हैं तो अभिक्रिया में अभिकारक भाग लेते हैं। क्या भाग लेते हैं, अभिकारक। एग्जाम्पल लिखता हूं मैं यहाँ पे, कोई एग्जाम्पल लेते हैं, 2a + b कन्वर्ट इनटू किसके अंदर जा रहा है, सी के अंदर जा रहा है। तो इस अभिक्रिया के लिए मैंने लिख दिया वेग समीकरण r = k, a की घात 1 और b की घात लिख दिया मैंने -1। कितना लिख दिया मैंने यहाँ पे, -1। ये हमें दिया गया है क्वेश्चन में, ये हमारे पास वेग समीकरण या वेग नियम दिया गया है। तो इसमें क्या दिया गया है कि ये जो अभिक्रिया हमारे पास है, ये अभिक्रिया के लिए वेग नियम कुछ इस तरीके से, मतलब ये अभिक्रिया कुछ इस तरीके से बदल रही है। तो अगर हमें ये पूछे कि ए अभिकारक जो है उसके लिए कोटि कितनी होगी, तो कितनी कोटि हमारे पास यहाँ पे, एक है। बी अभिकारक के लिए कोटि कितनी दे रखी है इसने, एक दे रखी है। कितनी दे रखी है, एक। लेकिन कौन सी एक है यहाँ पे, यहाँ पे -1 है, इसका मतलब कौन सी है, -1। अगर मैं यहाँ पे कुल कोटि की बात करता हूं, सुनना ध्यान से पहले आप, अगर मैं यहाँ पे कुल कोटि की बात करता हूं तो ए अभिकारक के सापेक्ष कोटि कितनी है, एक है। और बी अभिकारक के सापेक्ष कोटि कितनी है, -1 है। तो ए के सापेक्ष कितनी थी, एक, और बी के सापेक्ष कितनी थी, -1। कुल मिलाकर कितनी होगी कोटि, 0 होगी। मतलब क्या हुआ, अभिक्रिया में जो अभिकारक भाग लेते हैं तो प्रत्येक अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है, अलग अलग हो सकती है। यहाँ ए अभिकारक के लिए कोटि इस वेग समीकरण में 1 मिल रही है हमें, और बी अभिकारक के प्रति कितनी मिल रही है, -1 मिल रही है। और कुल कोटि कितनी मिल रही है हमें, 0, क्योंकि ए के सापेक्ष कितनी है, 1, और बी के सापेक्ष से -1, दोनों को जोड़ दो, कितनी आ रही कोटि हमारे पास, 0 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेग समीकरण से, किसे, वेग समीकरण से ही हम क्या करेंगे, कोटि का निर्धारण करेंगे। किसका निर्धारण करेंगे, कोटि का। तो कोटि होती क्या एक्चुअल में, हमने क्या कहा कि अगर किसी भी अभिक्रिया वेग समीकरण में, अभिक्रिया का वेग समीकरण कौन सा वाला, प्रायोगिक वाला, तो अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण में जितने भी अभिकारक भाग लेते हैं, तो जिन अभिकारकों की सांद्रता समय के साथ बदलती है उनकी घातों का जो योग होता है वो क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिक्रिया की कोटि। चलो अपन एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखो हमारे पास एक नेक्स्ट एग्जांपल है, देखो 2-3 एग्जांपल से समझते हैं अपन कोटि क्या होती है एक्चुअल में। मैंने आपको पूछा है कि कोटि बताइए, हमारे पास क्या पूछा है, कोटि पूछिए अभिक्रिया के लिए, है ना। अभिक्रिया की कोटि बतानी है आपको। क्या दे रखा है आपको, वेग समीकरण दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, ध्यान सुनना है, वेग समीकरण। पहला वेग समीकरण दे रखा है आपको r = k, a की घात 1 और b की घात दे रखा है 3/2। दूसरी हमारे पास क्या दे रखा है, r = k, a की घात हमारे पास दे दिया इसने 3, और यहाँ दे दिया हमारे पास b की घात -1। तीसरा हमारे पास दे दिया r = k, a की सांद्रता 1/2, b की सांद्रता कितना दे रखा है हमारे पास, 0। फोर्थ दे दिया हमारे पास r = k, a की सांद्रता -1/2, b की सांद्रता -1। और 5 दे दिया हमारे पास r = k, a की सांद्रता 1 और b की सांद्रता कितनी दे दी हमारे पास, -1। समझने के लिए, अगर मैं इस वेग समीकरण से, यहाँ पे हमारे पास अभिक्रिया मान लो ये 2a + b कन्वर्ट जा रहा है किसके अंदर, c के अंदर। तो इस अभिक्रिया के लिए आपके पास 4 से 5 क्या दिए गए, अलग अलग वेग समीकरण दिए गए हैं, और आपको ये पूछा है कि a के सापेक्ष कोटि कितनी है, b के सापेक्ष कोटि कितनी है, और अभिक्रिया की कुल कोटि कितनी है। तो देखना जरा, यहां मैं लिख लेता हूं कुछ इस तरीके से, ये हमारे पास a के सापेक्ष कोटि हो जाएगी, ये b के सापेक्ष, और ये क्या हो जाएगी, कुल कोटि हो जाएगी। ठीक है। तो पहला जो आपको वेग समीकरण दे रखा है इसमें a के सापेक्ष कोटि कितनी आ रही है, एक आ रही है। तो a के सापेक्ष कितनी कोटि होगी, एक होगी। b के सापेक्ष कितनी कोटि आ रही है, 3/2 आ रही है। और कुल कोटि कितनी हो जाएगी, तो कुल एक a के सापेक्ष है और 3/2 b के सापेक्ष है। तो क्या लिखोगे, 1 + 3/2 कितना होगा, बताना जरा, कितना हो गया, 5/2। और 5/2 का मतलब कितना हो जाएगा, 2.5। यहां अगर इस वेग समीकरण से बात करेंगे तो यहां a के सापेक्ष कोटि कितनी है, 3 होती है। कितनी आ रही है, 3। और यहां b के सापेक्ष कोटि कितनी आ रही है, -1 आ रहा है। कितना आ रहा है, -1। तो कुल कोटि कितनी होगी, यहाँ पे a के सापेक्ष 3 है और b के सापेक्ष कितना है, -1। तो कितना है हमारे पास, 2। तीसरा वेग समीकरण है, इसमें a के सापेक्ष कोटि कितनी आ रही है हमारे पास, 1/2।
बी के सापेक्ष कोटि कितनी आ रही है हमारे पास 0, और कुल कोटि कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस 0 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1/2। फोर्थ जो हमारे पास समीकरण दे रखा है उसमें ए के सापेक्ष कोटि कितनी है -1/2, बी के सापेक्ष कोटि कितनी है -1, तो कुल कोटि कितनी होगी -1/2 और -1, तो कितना होगा हमारे पास यहाँ पे देखना -3/2, मतलब कितना हो जाएगा -1.5। लास्ट जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है उसमें ए के सापेक्ष कोटि कितनी है 1, बी के सापेक्ष कोटि कितनी है -1, तो कुल कोटि कितनी हो जाएगी 1 - 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमारे पास 5 एग्जाम्पल है और पांचों एग्जाम्पल के अंदर ए, बी और कुल कोटि जो है वो सब में क्या आ रही है अलग अलग आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की उस सांद्रता पर निर्भर करती है जो क्या होती है समय के साथ बदलती है। तो हम यहां से क्या कंक्लूजन निकालेंगे, एक बात देखो, आप आपके सामने जो लिखा हुआ है इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या कोटि का मान धनात्मक हो सकता है क्या? यहाँ पे देखो प्लस में आ रहा है, ये दिखा हुआ है 3/2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 2.5 लिखा हुआ है, इसका मतलब कोटि का मान धनात्मक हो सकता है। भाई हमने लिख भी रखा है कि ए के सापेक्ष कोटि 1 है, यहाँ पे बी के सापेक्ष -1 आ रही है, यहाँ पे बी के सापेक्ष 0 आ रही है, और यहाँ पे जो पहले वाले में तो कुल कोटि कितनी आ रही है 2.5 आ रही है फ्रैक्शनल वैल्यू। तो हम क्या कह सकते हैं कि कोटि का मान किसी भी विक्रिया के लिए जो कोटि होती है उस कोटि का मान में बी पॉजिटिव धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, शून्य हो सकता है, या फिर भिन्नात्मक हो सकता है। हमने क्या कहा, हम पढ़ते क्या है कि कोटि होती क्या है, तो कोटि सबसे पहले क्या होती है प्रैक्टिकल वैल्यू होती है। क्या होती है कोटि प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, मतलब क्या होती है प्रायोगिक मान होती है। क्या होती है प्रायोगिक मान। पहला पॉइंट क्या होगा कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है प्रैक्टिकल वैल्यू या प्रायोगिक मान होती है। अभिक्रिया की कोटि का मान क्या हो सकता है, कोटि जो होगा इस कोटि का मान क्या हो सकता है, जरा मैं यहां लिख देता हूं, देखना यहाँ पे कुछ यहां से लिख देता हूं मैं, जो कोटि है उस कोटि का मान क्या होगा, तो कोटि का मान क्या हो सकता है धनात्मक हो सकता है, पॉजिटिव बोल सकते हैं, और क्या हो सकता है ऋणात्मक हो सकता है। भाई हमारे पास पॉजिटिव है नेगेटिव है, और क्या हो सकता है भिन्नात्मक हो सकता है, और क्या हो सकता है फ्रैक्शनल, भिन्नात्मक क्या बोलते हैं फ्रैक्शनल वैल्यू, ठीक है। और क्या हो सकता है हमारे पास, देखो ये 1 2 3 4 5 पूर्ण अंक है, तो क्या बोल सकते हैं इसको पूर्णांक बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं पूर्णांक। इसका मतलब क्या हो गया कि किसी भी विक्रिया के लिए कोटि का मान धनात्मक, ऋणात्मक या फिर शून्य हो सकता है, या फिर भिन्नात्मक भी हो सकता है। उसके अलावा कोटि क्या होती है, एक प्रायोगिक मान होती है। क्या होती है, एक प्रायोगिक मान होती है। अगर हमें कोटि को परिभाषित करना है किसके द्वारा, किसी भी लैंग्वेज के द्वारा, तो जरा सोचो, आप सोचो कैसे करोगे। मैंने बताया था कि कोटि होती है वो उन्हीं अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करेगी जिनकी सांद्रता क्या होती है समय के साथ बदलती है, ठीक है। अब सोचो, एक छोटा सा पॉइंटर बता देता हूं मैंने कहा क्या सारी अभिक्रियाएं एक ही पद में संपन्न होती हैं क्या, क्या सारी अभिक्रियाएं एक ही पद में संपन्न होती है क्या, तो आपका आंसर क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि सारी अभिक्रियाएं एक पद में संपन्न नहीं होती। कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं, और जो अभिक्रियाएं बहुत ज्यादा या एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं, जटिल अभिक्रियाएं बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जटिल अभिक्रियाएं। तो जटिल अभिक्रियाएं क्या होती है हमारे पास, वे अभिक्रियाएं जो क्या होती हैं एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं, जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, वो क्या होती है जटिल अभिक्रियाएं होती है। तो जटिल अभिक्रियाओं के लिए एक से ज्यादा पद हो गए। मैं चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कहा ए गया किसके अंदर, बी के अंदर, बी गया किसके अंदर, सी के अंदर, और ये सी गया किसके अंदर ए के अंदर, सॉरी डी के अंदर। कहां गया, डी के अंदर। तो ये 1 2 और ये 3, और ये जो कुल टोटल रिएक्शन आएगी हमारे पास वो निकल के आगे हमारे पास ए गया किसके अंदर, डी के अंदर। सुनना, एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा जटिल अभिक्रियाएं वो होती हैं जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। यहां हमारे पास अभिक्रिया में ए अभिकारक है वो फाइनली किसके अंदर जा रहा है, डी के अंदर जा रहा है, लेकिन डी के अंदर जाते समय वो कितने पदों में जा रहा है, 1 2 और 3। इसका मतलब अभिक्रिया कितने पदों में संपन्न होती है, 3 पदों में। तो जटिल अभिक्रियाओं की कोटि हम कैसे डिफाइन करेंगे, जटिल अभिक्रियाएं जो हैं उनके लिए कोटि हम कैसे डिफाइन करेंगे,
तो देखो इन तीन में से कोई एक पद ऐसा होगा जो धीमा पद होगा। मैंने कहा कि ये वाला जो पद है ना, वो क्या है? स्लो स्टेप है। मतलब क्या हो गया? धीमा पद है। मतलब क्या हो गया? धीमे धीमे हो रहा है। इस अभिक्रिया में ए जो फाइनली है वो डी के अंदर जा रहा है। लेकिन मैंने क्या कहा कि ये अभिक्रिया इन तीन पदों में संपन्न हो रही है, और जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है? कॉम्प्लेक्स या जटिल अभिक्रिया। और जटिल अभिक्रियाओं के लिए अगर हमें क्या ज्ञात करना हो? कोटि ज्ञात करनी हो, तो कोटि जो होगी वो निर्भर करेगी किसके ऊपर? याद करो हमने कहा था अभिक्रियाएं तीन, तीव्र, मंद और अत्यंत मंद। तो मंद अभिक्रियाओं का अध्ययन हम किसके अंदर करते हैं? हमारे पास रासायनिक बलगतिकी के अंदर। मतलब इन तीनों पदों में से कोई एक पद ऐसा होगा जो क्या होगा? स्लो रिएक्शन शो करेगा, धीमे पद में होगा। तो ये जो होता है क्या होता है? धीमा पद होता है। और धीमे पद को हम बोलते हैं क्या? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, या वेग निर्धारक पद बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेग निर्धारक पद। ये क्या होगा? फास्ट होगा, और ये भी क्या होगा? फास्ट होगा। तो इस अभिक्रिया के लिए अगर मैं क्या लिखूंगा? वेग समीकरण लिखूंगा, तो क्या लिखोगे? आर समानुपाती। आप क्या सोच रहे हैं? ये लिख रहे हो, सोच रहे होंगे कि आर समानुपाती ए के साथ कुछ कर दे। लेकिन क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया का जो वेग होगा वो कौन से पद पे संपन्न निर्भर करेगा? दूसरे पद के ऊपर, क्योंकि दूसरा पद क्या है? धीमा पद है। और धीमा पद क्या होता है? अभिक्रिया के लिए वेग निर्धारक पद होता है। तो यहां से आर समानुपाती क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। किसके ऊपर निर्भर करेगा? बी अभिकारक सांद्रता के ऊपर निर्भर करेगा। मतलब कंक्लूजन क्या है कि जटिल अभिक्रियाओं के लिए अभिक्रिया का वेग धीमे पद वाली समीकरण के ऊपर निर्भर करता है, धीमे पद पे निर्भर करता है। अब देखो सारी चीजें होगी हमारे पास वेग नियम के अंदर या हमारे पास कोटि के अंदर। अब आपको क्या करना है? डिफाइन करना है कि कोटि के लिए हम परिभाषा कैसे लिखेंगे। एक मिनट आप सोचो। बताना जरा क्या होगा? सोच लिया सभी ने? दिमाग लगा लिया होगा, अपने अपने लैंग्वेज बना ली है ना? तो बताना भाई क्या होगा? जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उस रासायनिक अभिक्रिया का जो प्रायोगिक वेग समीकरण होता है, हम जो पढ़ ही रहे हैं बार बार, वेग समीकरण, वेग नियम, प्रायोगिक वेग नियम। तो उसमें अभिकारकों की जो सांद्रता होती है ना, उसकी घातांकों का योगी क्या होती है? कोटि होती है। तो हम कोटि को कैसे डिफाइन करेंगे? किसी रासायनिक अभिक्रिया में, देखना जल्दी से, किसी रासायनिक अभिक्रिया में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? किसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया की बात कर लेता हूं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग नियम में, प्रायोगिक वेग नियम, या फिर क्या बोल सकते हैं? दर निर्धारक पद में, दर निर्धारक पद, किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग नियम या दर निर्धारक पद में अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग, अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग ही क्या होता है? कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। तो क्या हुआ हमारे पास कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के प्रायोगिक वेग समीकरण या फिर दर निर्धारक पद में अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों का योग क्या होती है? हमारे पास कोटि होती है। अगर हम इसको दूसरी परिभाषा देना चाहें तो क्या कहेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे अभिकारकों के उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता अभिक्रिया में परिवर्तित होती है, क्या होती है? या जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि। तो क्या एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे अभिकारक के उन अणुओं की संख्या जिनकी सांद्रता में अभिक्रिया के साथ परिवर्तन होता है या जिनकी सांद्रता पर अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है, क्या कहलाती है? अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। सर आप कितनी देर से बोर कर रहे हो? कोटि कोटि, कोई पहनने वाली कोटि थोड़ी है सर। देखो सर्दी आती है ना तो कोटि अपन, कुछ लोग होते हैं नए भी पहनते हैं, कुछ लोग होते हैं वो एक पहनते हैं, कुछ लोग होते हैं वो दो पहनते हैं। होता है क्या सर? तो देखना मैंने कहा अगर हम यहाँ इस टॉपिक की बात करेंगे तो कोटि यहाँ पे एक हो सकती है शून्य कोटि अभिक्रिया हो सकती है। हम अगर अभिक्रियाओं की बात करेंगे तो एक होती है शून्य कोटि अभिक्रिया, दूसरी होती है प्रथम कोटि, तृतीय कोटि, द्वितीय कोटि, है ना? तो हमारे सिलेबस में केवल प्रथम कोटि है और द्वितीय कोटि के नहीं है। तो देखो हमारे पास बात करते हैं शून्य कोटि अभिक्रिया।
तो छोटी सी बात, मैंने ले लिया ए अभिकारक गया किसके अंदर, बी के अंदर। तो शून्य कोटि अभिक्रिया क्या कहेगी, किसको लेकर आएंगे, प्रायोगिक वेग समीकरण क्या कहता है कि अभिक्रिया का वेग केवल उन्हीं अभिकारकों पर निर्भर करेगा जिनकी सांद्रता समय के साथ परिवर्तित होती है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया क्या कहेगी, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता, कोटि कितनी है, शून्य है, भाई खुद ही बता रहा है कोटि कितनी है, शून्य। हम तो टोपी सर पे पहनते हैं और यहाँ सांद्रता कहाँ क्या पहनती है, कोटि पहनती है। तो एक ही सांद्रता के ऊपर कितना लगेगा, शून्य लग जाएगा। मतलब शून्य कोटि अभिक्रिया में अगर आपको परिभाषित करना है तो क्या बोलोगे, शून्य कोटि अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए तो वह अभिक्रिया जिसमें आर क्या होता है, अभिक्रिया का वेग होता है दोस्तों, क्या होता है अभिक्रिया का वेग। तो जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता की किस घात के, शून्य घात के समानुपाती होता है, क्या कहलाती है, शून्य कोटि अभिक्रिया। अरे किसी भी घात के क्या लगा दो, जीरो लगा दो, सॉरी हाँ, किसी भी अभिकारक के या किसी भी घात, किसी के ऊपर कितना लगा दो, जीरो लगा दो, घात हमेशा क्या आएगा, एक आएगा। समानुपाती हटा दिया, क्या जाएगा, आर इज इक्वल टू के। एक ही घात जीरो का मतलब कितना होता है, एक होता है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है, जिसमें अभिक्रिया का वेग होता है वो अभिक्रिया के वेग नियतांक के क्या होता है, बराबर होता है। मैंने कहा कुछ अभिक्रिया कौन सी होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है, किसकी बात करते हैं, प्रथम कोटि। तो अभिक्रिया का वेग समानुपाती हो जाएगा अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के, क्या निकल के आएगा, आर बराबर के, एक ही घात कितना आ जाएगा, 1। मैंने कहा कुछ क्या होती है, सेकंड ऑर्डर द्वितीय कोटि अभिक्रिया होती है, तो क्या बोलोगे अपन, अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के 2 घात के समानुपाती। समानुपाती हटा दो, क्या आएगा, के आएगा, और क्या हो जाएगा, एक ही घात 2 हो जाएगा। बताओ किस किस को समझ में नहीं आया कि कोटि क्या होती है, कोटि का मान कैसे डिफाइन करते हैं, क्लियर। तीसरा पॉइंट हमारे पास छोटा सा बचा था, वो क्या था, अणु संख्येता। अगर अपन आगे अपन डिटेल में पढ़ेंगे, आगे वाले चैप्टर, आगे वाले लेक्चर के अंदर हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कौन सी शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि। लास्ट टॉपिक है आज का हमारा, क्या है, अणु संख्येता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोलिकुलरिटी, मोलिकुलरिटी। देखना भाई, मैंने कहा अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको जो वर्ड्स होते हैं उनको ध्यान से बस पढ़ लेना, कुछ नहीं है। नाम में लिखा हुआ है अणु संख्येता, जो नाम है वही बता रहा है अणुओं की संख्या। क्या बता रहा है, अणुओं की संख्या। मैंने कहा लिख दिया मैंने, 2a+b जा रहा था किसके अंदर, सी के अंदर। तो इसके लिए इस अभिक्रिया में देखो कितने अणु भाग ले रहे हैं, कितने ले रहे हैं, ए अभिकारक के 2 अणु भाग ले रहे हैं और बी अभिकारक का केवल 1 अणु भाग ले रहा है। तो अभिक्रिया की जो अणु संख्येता है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3। ए के 2 भाग ले रहे हैं, बी का 1 भाग ले रहा है। तो अणु संख्येता सीधी सी बात करें तो क्या होगा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल क्रियाकारी अणु, परमाणु, अणु भाग ले सकते हैं, परमाणु भाग ले सकते हैं, या कोई आयन। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले कुल क्रियाकारी अणु, परमाणु या आयनों की संख्या ही क्या कहलाती है, अणु संख्येता। बताओ जरा, कभी ऐसा हुआ है क्या कि कोई अभिक्रिया बिना अभिकारक के संपन्न हो गई, ऐसा होता है क्या भाई, ऐसा हो गया क्या कि मैंने कहा भी वैसा भी यहाँ पे कुछ नहीं था, 0+0 चला गया किसके अंदर, सी बना दिया, होता है क्या, नहीं होता। इसका मतलब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कभी ऐसा नहीं होता कि कोई अभिकारक के बिना ही क्या बना दे, उत्पाद बना दे। तो क्या कभी अभिकारकों की संख्या शून्य हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। इसका मतलब अणु संख्येता का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता, शून्य नहीं हो सकता। क्या ऋणात्मक हो सकता है क्या, ऋणात्मक भी नहीं हो सकता। तो किसी भी विक्रिया के लिए अणु संख्येता का मान क्या होता है, धनात्मक होता है हमेशा, और क्या होगा, हमेशा पूर्णांक होगा। क्या होगा, हमेशा पूर्णांक में होगा। तो हमने क्या कहा कि अभिक्रिया के लिए अणु संख्येता का मान धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता, और कभी भी शून्य नहीं हो सकता। तो ये था हमारे पास अणु संख्येता और कोटि। अच्छा, एक छोटी सी बात बताना, अगर वही बात करें, अपन ने लास्ट में कहा था जटिल अभिक्रियाएं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कौन सी होती है, वे अभिक्रियाएं जो क्या होती हैं, एक से अधिक पदों में संपन्न होती हैं। तो जटिल अभिक्रियाओं के लिए अणु संख्येता कैसे देखेंगे, तो जटिल अभिक्रियाओं में जितने पद होते हैं उन पदों के हिसाब से क्या होती है, अणु संख्येता। प्रत्येक पद की अणु संख्येता क्या होती है, अलग अलग डिस्क्राइब या अलग अलग लिखी जाती है।
बात समझ में आ गई? तो कोटि और अणुसंख्यता में क्या परिवर्तन हुआ? एक बात बताना जल्दी से देखिए, कोटि जो होती है, वो तो कैसा था? प्रैक्टिकल मेज़रमेंट था, प्रायोगिक मान। लेकिन मैंने देखा इसको। देखो देखकर जो किसी अभिक्रिया को कंक्लूजन फाइनल क्या है? किसी अभिक्रिया को देखकर जो फीलिंग आती है, वो अणुसंख्यता है। लेकिन देखने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है, वो कौन होती है? कोटि होती है। कौन होती है? कोटि। मतलब प्रायोगिक जो प्रैक्टिकल वैल्यू होती है, प्रायोगिक मान जो होता है, वो क्या होती है आपकी? कोटि होती है। लेकिन आपका जो अणुसंख्यता होती है, वो कैसी होती है? सैद्धांतिक मान होता है। क्या होता है? सैद्धांतिक, या फिर क्या बोलेंगे इसको? थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। बात समझ आ गई ना? तो कोटि क्या होती है? प्रायोगिक मान होती है। अणुसंख्यता क्या होती है? सैद्धांतिक मान होती है। और किसी भी विक्रिया के लिए अधिकतम जो अणुसंख्यता है, कोटि होती है, कितनी होती है? 3 हो सकती है, क्योंकि एक साथ 3 अणुओं की टक्कर संभव हो सकती है, उससे ज्यादा संभव नहीं होती है। तो अगर आपको कोई पूछे कि कोटि और अणुसंख्यता में क्या परिवर्तन हुआ, तो लास्ट जल्दी से बताते हैं। कोटि होती है प्रायोगिक मान होती है, अणुसंख्यता सैद्धांतिक मान होती है। कोटि का मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, पूर्णांक और भिन्नात्मक हो सकता है, जबकि अणुसंख्यता का मान हमेशा क्या होगा? धनात्मक होगा। ना शून्य हो सकता है और ना कभी ऋणात्मक हो सकता है। कोटि का मान हम किसे ज्ञात करते हैं? प्रायोगिक वेग नियम से ज्ञात करते हैं। जबकि अणुसंख्यता अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों की कुल संख्या से हम ज्ञात कर सकते हैं। कोटि क्या होती है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग जो होता है, वो अभिकारकों की उन सांद्रता पर, अभिकारकों की सांद्रता के घातांकों के योग के बराबर होता है। और वो कौन से घातांक होते हैं? जो किसमें मिलते हैं अपन? प्रायोगिक वेग समीकरण के अंदर। और अणुसंख्यता में क्या होता है हमारे पास? कुल अणुओं की संख्या जो भाग ले रही है। तो ये था हमारे पास कोटि और अणुसंख्यता। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, उसमें आपको सारे रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, किसके वाले? कोटि और अणुसंख्यता से। तो धन्यवाद।